सुमित मौजूद है हमारे साथ। बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर। शुक्रिया दीपाली। आज ऑटो एंसिलरी स्पेस से कंपनी चुनी गई है, प्रिसीजन कैमशाफ्ट को चुना है। ईडलवाईसी की रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। उनका मानना है कि एक अच्छे अपसाइड इस कंपनी में खुल सकते हैं। 230 रुपए के टारगेट्स वो दे रहे हैं। कई रीज़न है। पहली चीज़ तो कंपनी जिस कामकाज में यानी कैमशाफ्ट के कामकाज में है, साथ साथ कास्टिंग और बाकी एंसिलरीज जो है वो भी प्रोवाइड कराता है। एक मेजर टैप कंपनी का जो है चाइनीज़ मार्केट में है। रिसेंटली जी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला, GM से यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिला था और करीब 6 मिलियन यूरो के आसपास का ऑर्डर था। यानी कि जो मेजर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं कंपनी को मिलते रहते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में तो कंपनी सप्लाई करती है, लेकिन एक्सपोर्ट के तौर पर भी कंपनी के पास एक प्रोमिनेंट मार्केट है। इसके ऊपर कंपनी कामकाज भी कर रही है। नंबर्स वाइज भी देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर के नंबर साउंड था, रादर पिछले कई क्वार्टर्स के कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए हैं और इस तिमाही में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन दे सकती है, क्योंकि कंपनी सेक्टर के कंपैरिजन में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन में कामकाज करती है। करीब 30 से 32% के ऑपरेटिंग मार्जिन, जबकि इस पूरे स्पेस में मैक्सिमम 12 से 17% के आसपास के मार्जिन पे ज़्यादातर ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो है वो कामकाज करें। तो एक अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के पास है। कैश भी साउंड है, 10 रुपये के आसपास ही कैश EPS है। बहुत ज़्यादा डेट भी कंपनी के ऊपर नहीं है। वैल्यू वाइज भी देखा जाए तो FY19 के लिए एक अनुमानित EPS करीब 14 रुपये के आसपास की बैठ रही है, यानी कि 10 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा स्पेस 28 से 29 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। रिपोर्ट जिसको रेफर किया गया वो ईडलवाइस की है। करीब 230 रुपये तक की चाल भी आने वाले समय में वो देख रहे हैं। शुक्रिया सुमित आपका। तो प्रिसीशन 148 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 255 तक के टारगेट्स पोजीशनल नजरिए से स्टॉक में देखे जा सकते हैं। भी दिन के ऊपरी स्तर देखे जा रहे हैं। शर्मा साहब, अभी ये मार्केट्स पर क्या व्यू है आपका? अभी हालांकि आज के सेशन में भले ही थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिख रही है क्योंकि क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से ऐसे थे, लेकिन क्या ये कंसोलिडेशन या फिर सॉफ्टनेस यहाँ से और एक्सटेंड हो सकती है, कीपिंग इन माइंड की पॉलिसी तो ओवर हो चुकी है और अब अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएंगे, जिसको बहुत ज्यादा ब्राइट होप्स नहीं है? जी, पहले तो ये देखेंगे कि हमारे जो बाजार हैं ये काफ़ी हद तक ऐसी स्थिति बहुत समय के बाद देखने को मिली है कि आपको एक क्वार्टर के अंदर करीब 13% के रिटर्न देखने को मिले हैं। और FIs के लिए तो ये उससे भी अच्छी बात है क्योंकि उनके जो रिटर्न है करीब 19% हैं 5 अप्रैल तक, ईयर टू डेट 2017 के रिटर्न्स। और ये FIs को रिटर्न मिल रहे हैं करीब 20 क्वार्टर के बाद। तो ऐसे वक्त के अंदर तो मेरे ख्याल से जब FIs को बड़ा अच्छा लग रहा होगा तो ऐसे में पैसे और आएंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर किन्हीं कारणों से, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिरावट आती है तो भारतीय बाज़ारों में लेने का समय होगा। तो मैं आश्वस्त हूँ लंबी अवधि के लिए, पर क्योंकि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट इस तरह के हो रहे हैं, झटके दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर कोई 100-200 पॉइंट निफ्टी गिर जाए तो उसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए और उस लेवल को एक समझना चाहिए अपॉर्चुनिटी फर्दर लेने के लिए, ना कि आप यहाँ से मार्केट का निकलने का सोचें। लंबी अवधि बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो US में हो रही हैं जो आगे बढ़ के चल के बड़ा झटका दे सकती है मार्केट को। उसका आगे जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उस वक्त वो डिस्कस कर सकते हैं। शर्मा जी, आपने रिलायंस या फिर LNT ये सब खरीदा क्या पिछले 5-6 हफ्तों में? ऐड किया है क्या? जी, मैंने तो ये LNT मेरे पास कभी था नहीं, रिलायंस पहले से है, मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। लेकिन अपने निवेशकों को ये बताया है कि जब एक ऐसा स्टॉक जो इसको हम कहेंगे कुंभकर्ण, जो करीब 8 साल के बाद जागा है, कुंभकर्ण 6 महीने में जागता था, ये स्टॉक 8 साल के बाद जागा है और जब ये नया हाई बनाने लगता है तो पुराने लोग जो काफ़ी चिंतित होते हैं वो बेचने लगते हैं और फिर पछताते हैं। तो यहाँ पे ये समय था कि आप आराम से बैठें। अभी हालांकि आज जो करेक्शन है वो एक पॉलिसी डिसीजन की वजह से है, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हमारा जो खुद का टारगेट था वो तो पूरा हो चुका है। उच्चतम टारगेट दिया, काफ़ी ऊंचा टारगेट दिया था, लेकिन इस वक्त हमारे बाय रेटिंग नहीं है। थोड़ा गिरेगा तो दोबारा बाय निकालेंगे। बाकी इन्वेस्टर को आवश्यक नहीं है कोई इस वक्त इस स्टॉक को बेचे। शर्मा साहब, इन्फोसिस में कैसे पोजीशन कर रहे हैं आप अपने आप को? अगले हफ्ते नतीजे आएंगे, प्रोजेक्शंस अगेन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। अब रुपी अप्रिसिएशन से भी जो नंबर्स हैं या फिर जो मार्जिन है वो थोड़ा हर्ट हो सकते हैं। जी, तो इन्फोसिस को मैं इस तरह से देखूंगा कि एज अ आम निवेशक ये देखना चाहिए कि आपको कोई आवश्यक नहीं है कि आप IT कंपनीज के अंदर निवेशित ही रहें। आप आराम से बैंकिंग क्षेत्र के अंदर लगा सकते हैं, जहाँ पे कोई भी बैंक आपको 10% का रिटर्न तो देगा और अगर आप बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर बैंक में लगाएंगे तो 30% का रिटर्न भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे IT कंपनीज को 10% रिटर्न देने में भी नाक
मतलब पसीने आएंगे, नाको चने कुछ भी करेंगे वो नहीं कर सकते ये। तो यहाँ पे कोई आवश्यक नहीं है आपको निवेशित रहने का। तो यहाँ से मैं सलाह दूंगा कि आम निवेशक निकलें और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जाएं। तो ये सलाह इन्फोसिस स्पेसिफिक नहीं है, बाकी सभी मतलब लार्ज आईटी कैप कंपनीज के लिए आप लागू कर सकते हैं। बाकी इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट है इस वक्त जिस तरह के वो संकेत दे रहा है, अपने इनसेंसिटिविटी दिखा रहा है अपने प्रमोटर होल्डर्स के लिए, और खासकर जेनरिक इन्वेस्टर की भी आप कैश को यूज़ करें, या तो आप जाके कोई एक्विजिशन करें या फिर पे कैश को बांटें। तो अगर कैश को बांटेंगे तो उस वक्त मेरे ख्याल से एक थोड़ा ट्रैक्शन इसमें लौट सकता है, अन्यथा कोई वजह नहीं है कि इन्फोसिस में इस वक्त आप निवेशित रहें। अच्छा मैनेजमेंट है अन्य कंपनियों के मुकाबले, लेकिन वो हिस्टोरिक रहा है। आगे अगर कुछ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तब दोबारा देखा जा सकता है। फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोई रहने की भी आवश्यकता नहीं है। शर्मा जी, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कुंभकर्ण का, ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके मन में सवाल इस समय ये है कि चलिए ये तो एक ऐसा कुंभकर्ण था जो आई थिंक काफ़ी लोगों के हाथ से निकल गया, और अब वो टिपिकली जो हर बार रिलायंस के रनअप में देखने को मिलता है कि लोग अब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा नीचे आए तो ले लूँ, 200 रुपये नीचे आए तो ले लूँ, 1100 पे ले लूँगा, 1200 पे ले लूँगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। और कोई ऐसे कुंभकर्ण दिख रहे हैं क्या आपको अभी? जी ऐसे मेरे ख्याल से आपने प्रश्न तो बिल्कुल रोचक है, पर मेरे ख्याल से इसको अगले किसी समय के लिए इसको पोस्टपोन करते हैं। तो मैं खुद अपने आप लेके आऊँगा कि ऐसे कुंभकर्ण हैं जो हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया था, इस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से उस वक्त इनका जिक्र करना मिहिर बेहतर रहेगा। जी शर्मा साहब, लेकिन ये क्वार्टर फोर अर्निंग्स को लेकर ओवरऑल प्रोजेक्शंस क्या हैं और आउट परफॉर्मेंस कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? किन स्टॉक से, किन कंपनी से या फिर किन सेक्टर्स से? देखिए मैं हमारी कंपनी जरूर पूरा अर्निंग्स वगैरह को देखती है, लेकिन मैं खुद टॉप्स मतलब स्पेसिफिक स्टॉक्स को देखना चाहूँगा। पर यहाँ पे ब्रॉडली अगर मैं अर्निंग्स का जिक्र करूँ तो ये क्वार्टर अच्छा ही एक्सपेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आप डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ हमको देखने को मिल सकता है, और उसके अलावा ये रहेगा कि यहाँ पे एक हम ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं। तो यहाँ पे अगर निफ्टी किसी भी कारण से 9100 तक अगर आता है तो वहाँ पे बिल्कुल बाकायदा लेना चाहूँगा, और मैं बेचने की सलाह तो निफ्टी को दे ही नहीं रहा। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक में अगर आपका आंसर करने के लिए सीधा दें तो मेरे ख्याल से पावर सेक्टर के अंदर आप अच्छा ट्रैक्शन देख सकते हैं। ठीक है, पावर स्पेस में करेक्शन देखा जा सकता है, ऐसा शर्मा साहब मानते हैं। लेकिन रुपी बिहेवियर ने स्पेशली जिस तरह का रिएक्शन रुपी का रहा है पिछले 1 महीने में, उससे थोड़ी सी चिंता एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए ज़रूर इमर्ज हुई हैं। आज भी आप देखिए रुपया कमज़ोर खुला ज़रूर था, लेकिन अब 10 पैसे की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है 64.41 के लेवल्स पर, और एक्सपर्ट्स मानते हैं 63 तक के लेवल्स तक भी जा सकता है, फिर उन लेवल्स को भी ब्रीच कर सकता है। संदीप मौजूद हैं, इस रुपी इम्पैक्ट वो हमें बताएंगे। संदीप बताइए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर तो इसका इम्पैक्ट आएगा, हाल ही में कई ऐसे रिपोर्ट्स भी आई, फिर चाहे वो IT हो या फिर फार्मा हो, लेकिन आपके रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से कहाँ इम्पैक्ट आएगा इस स्ट्रेंथनिंग रुपी का? बिल्कुल, रुपया स्ट्रेंथनिंग जारी है। इनफैक्ट अगर आप देखें आज तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, ये करीब 30 पैसे के आसपास की। इस पूरे अगर आप 2017 की बात करें तो कुल मिला के करीब 5% के आसपास की जो मजबूती है वो डॉलर के मुकाबले रुपये में ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसीज में से एक है। अगर आप 2017 के प्रदर्शन की बात करें, जिसमें आप कोरियन वोन से कंपेयर करें या जैपनीज येन से कंपेयर करें या बाकी करेंसीज जिसमें थाई बाट युआन से कंपेयर करें, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में से एक है। और यही कारण है कि अगर आप देखिए जो एशियन ट्रेडर्स हैं, जो कि करेंसी ट्रेडर्स हैं, उनका जो भरोसा है बाकी एशियन करेंसीज के मुकाबले रुपये के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से 20 महीने के ऊपरी स्तरों के आसपास अब रुपये में कारोबार देखने को मिला है। दूसरी ओर जिस तरह से GST और बाकी रिफॉर्म्स के ऊपर सरकार का काफ़ी फोकस है, ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनका भरोसा रुपये पर लगातार बढ़ता जा रहा है। GDP ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज है हम दुनिया में, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से मंथ एंड पे OMCs की ओर से डिमांड आती है, इस बार रुपये की डिमांड देखने को मिले, क्योंकि ईरान से
से जो क्रूड आता है उसका जो पेमेंट है वो रुपी टर्म्स में होने लगा है, तो उस वजह से मंथ एंड पे रुपी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा OMCs की ओर से देखने को मिली है। तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से अगर आप देखें तो रुपए में मजबूती देखने को मिली है। दूसरी ओर NRIs जिन्होंने पुरानी जो करेंसी थी RBI में टेंडर करी थी, उनकी ओर से अब जो रिपेट्रिएशन है उसके जो मांग है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली, तो वो भी कहीं ना कहीं रुपये में जो स्ट्रांगनेस है उसे ड्राइव कर रही है। FPIs के जो फ्लोज है वो भी इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग है, तो उस वजह से भी अगर आप देखें विदेशी बैंकों की ओर से जो डॉलर में बिकवाली है वो लगातार जारी है, वो भी कहीं ना कहीं रुपये की जो स्ट्रेंथिंग है उसे एड करती हुई दिख रही है। दूसरी ओर अगर आप US की बात करें, ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको लेकर काफ़ी अनिश्चितता है, उस वजह से डॉलर में जो निवेश जा रहा था बाकी करेंसीज के मुकाबले उसमें भी थोड़ा सा जो ठहराव या तो फिर जो कमी है वो भी देखने को मिली है। और वैसे भी रुपया जब से 65 के लेवल के नीचे पहुंचा है तो जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी कहीं ना कहीं रुपये को ड्राइव करी, जिस वजह से अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया खासतौर पर बेनिफिट करेगा। एक तो इनका जो इंपोर्ट बिल है उसमें कमी देखने को मिलेगी, CAD में सुधार होगा, OMCs की जो लागत है उसमें कमी देखने को मिलेगी। IT कंपनीज इससे जरूर इंपैक्टेड होंगी क्योंकि इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए देश के फ्रंट पे अगर आप देखें तो काफ़ी फायदा इस फ्रंट पे देखने को मिलेगा।